आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है और इजी चैप्टर है और इसके अंदर क्वेश्चंस तो आप जानते हैं काफ़ी बनते हैं कंपटीशन में। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ जी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि आपको पता है हम पहले इसमें काफ़ी कुछ कर चुके हैं। z इक्वल टू a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इनमें सम्मिश्र संख्या है। संख्या है मतलब नंबर है, सम्मिश्र मतलब कोई दो चीज़ों को मिक्स करना। पर ये बेचारी ऐसे मिक्स नहीं हो पाएंगे बिल्कुल 2 + 3 इक्वल टू आपको क्या दे दे 5 दे दे, क्योंकि एक रियल नंबर एक इमेज नंबर में दोनों ऐड किए हैं तो इनका दो एक मिक्सचर बनाया गया और ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, इससे और कुछ ज़्यादा नहीं। तो ए इसमें बेटा क्या है, ए इज़ एनी रियल नंबर। ये जो बी है, बी क्या है बेटा, एनी रियल नंबर। दूसरी बात, ये जो इसको दोनों रियल नंबर है आयोटा से साथ आने पे मल्टीप्लाई होने पे ये इमेजनरी और ये रियल बन जाता है। तो जैसे पूरे को बोलते हैं हम, पूरा को जेड नेट कॉम्प्लेक्स हम बोल देते हैं। अब ये देखो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड है बेटा, वो कितना है ए, जिसके अंदर आई नहीं होता, और जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बेटा बी। और एक चीज़ याद रखना विद साइन होता है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जेड इक्वल 2 - 3 आई है तो इसका बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा बेटा 2, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 3 नहीं होगा -3 होगा। प्लस वाले मेरे ख्याल को प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा दूसरा इसके अंदर देखिए बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आर्गेंट प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इसे बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या मतलब है, इसको बेटा हम लेते हैं रियल एक्सिस और इसको लेते हैं इमेजनरी एक्सिस, जैसे कि हमारी एक्स और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ट्रेवल किया मान लीजिए ए रियल एक्सिस पे, इमेजनरी एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया बी, आप यहाँ पहुँच गए। ये पॉइंट आपका ये एफ एक्स बोलते हैं इसको एक तरह से, ये पॉइंट ए के लिए एफ एक्स हो गया। कोई ऐसे लिखता है, कोई लिखता है ए इज़ सच दैट जेड, सबके में लिखने के तरीके हैं। आप जेड ब्रैकेट में लिख लें, इसका मतलब मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका बेटा जो ओ ए है, मैं श्योर इसको ओ ए वैक्टर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जो है 2D और 3D प्लेन भी उसमें पढ़ते हैं वैक्टर्स में। तो ये वो आई नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। वहाँ तो ये होता था जैसे 2 + 2i + 3j, ये आई वो आई नहीं है। ये तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स होता है, ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई होता है। ये तो आपका केवल वेक्टर की बात हुई, लेकिन यहाँ पे जो आई है वो आप जानते हैं √-1 होता है। मैंने इतना ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की, इसी को आयोटा बोलते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन बना, इससे आगे पूरी की पूरी थ्योरी बन गई। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ इससे। तो √-1 कितना आ जाए बेटा i², और i³ कितना मिलेगा बेटा, i² को -1 ले लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको -i, और i⁴ अगेन कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1। तो इसके अंदर जो ऑर्डर चलता है वो इस तरह से ही चलता है कि एक बार i तो √-1 है, ये -1 है, ये i है, फिर i⁵ लेंगे ना, तो i⁵ क्या बनने वाला है बताओ, i⁴ अलग हो जाएगा, i मिल जाएगा। फिर i�6 पे आएंगे तो i⁴ अलग हो जाएगा, i² बचेगा, तो i² कितना मिल जाएगा, फिर से -1 मिल जाएगा, क्योंकि i⁴ तो क्या बन जाएगा बेटा 1। फिर i⁵ अगर हम कहें कि है 7, तो i⁵ का मतलब i⁴ अलग, i³ बच गया, i³ क्या था -i, या फिर ये समझो मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, -i से केवल मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पहुँच गए। फिर i⁴ क्या बन जाएगा भैया आपका, फिर 7। तो आप ये देख रहे हैं ये 4 इस तरह से, फिर ये 4 इस तरह से, इसको आप i लिख लें, मुझे दिक्कत नहीं है। तो इससे आप दूसरी वैल्यू बनेगी नहीं कभी भी, i की कोई भी डिग्री लिखी हो। तो मल्टीपल ऑफ 4 बनता है तो 1 मिलता है, उससे रिमाइंडर आपको 1 मिलता है तो i बनता है, रिमाइंडर 2 मिलता है तो -1, रिमाइंडर 3 मिलता है तो पावर की बोलो बेटा, 4 से डिवाइड करने में पावर का रिमाइंडर जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। चलो ये तो बीच में आ गया, मैं तो यहाँ आने वाला था। ये आपका OA जो है ये Z है, ठीक है। तो Z जो पॉइंट है, Z OA जो वेक्टर है या OA वेक्टर इस तरह से लिखा है, तो ये आपका Z है।
अब इसके अंदर दो बातें आती है बेटा, समझने की कोशिश करना। जेड अगर ए प्लस आई बी है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, जिसको हम यहाँ मॉडुलस ऑफ जेड ही बोलते हैं। तो मैंने मैग्नीट्यूड जान के लिखा ताकि आप ये समझें कि हम उस जेड पॉइंट की या जेड एफिक्स की ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही होता है, लेंथ ही होता है उस वेक्टर की। तो मॉड ऑफ जेड ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, मॉडुलस बोल दूँ या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बोल दूँ। तो इसका मीनिंग ये आपका मॉड ऑफ जेड हुआ क्या यहाँ पे, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उस एफिक्स तक की, दैट इज मॉड ऑफ जेड। तो ए बी, और तुम कहोगे सर ये तो वैसे ही निकल जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी मैंने, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जी ए क्या था, कि ए तो सर हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड था होल स्क्वायर, प्लस बी क्या था बेटा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। और इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस भी ले लो तो भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, ये मॉडल ऑफ जेड हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बिकॉज ड्यू टू मॉडलस नहीं तो साइन का रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू मॉड ऑफ जेड इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस जेड एफिक्स तक की, उस जेड पॉइंट तक की। अच्छा, अब एक दूसरी बात आती है इसके अंदर, दिस एंगल दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट जेड क्या होता है बेटा, उस वेक्टर का या उस रेडियस वेक्टर का, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं क्योंकि आपने फिजिक्स कई जगह पढ़ा होगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस जो भी वेक्टर लेते हैं उसको हम रेडियस वेक्टर भी पढ़ते हैं, बोलने ढंग है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनेगा दैट इज थीटा। तो आर्ग्यूमेंट जैसी चीज़ कहीं भी नजर आए, अंदर जेड फंसा हुआ हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या है, एंगल है वो थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे टेन थीटा निकालें बेटा तो कितना बनेगा, बी बाई ए, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थीटा को ऐसे ही लिखा जाता है, टेन इनवर्स उधर की तरफ ले जाते हैं। तो आर्गुमेंट इज नथिंग बट थीटा, बट ये ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, आप ये बताइए अगर यही थीटा मेजर करना है तो क्या आप दोबारा से इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दे फिर ये नहीं पहुँच जाएंगे बेटा? तो आर्गुमेंट में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सर ये 2 पाई जुड़ गया तो वैल्यू तो वही आएगी। आप बताइए अगर कोई नंबर कॉस्ट 30 है तो कॉस 2 पाई प्लस 30 वही होगा, साइन 30 है तो साइन 2 पाई प्लस 30 भी वही होगा। डिफरेंट तो होगा नहीं, या हो जाएगा डिफरेंट? पॉसिबल ही नहीं है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो थीटा है उसका मतलब ये है। अब यहाँ पे कई बार बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, सर कई जगह एम्पलीट्यूड लिखा होता है, कई जगह आर्गुमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसको आपको समझाने वाला हूँ, इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए थोड़ा सा आप, उसी पे आऊँगा, फिर मॉडल्स पे दोबारा से आ जाएंगे। पहले आर्गुमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाए ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है। तो पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। और ये भी याद रखना कि बेटा आई की पावर 4n हमेशा क्या बनता है आपका 1। अगर n आपका क्या है, n क्या बनेगा इसके अंदर, कोई भी नेचुरल नंबर बने, आई की पावर 4n प्लस 1 क्या मिलेगा बेटा, बोलो आई की पावर 4n प्लस 2 क्या मिलेगा बेटा, आई की पावर 4n प्लस 2 -1। फिर आई की पावर 4n प्लस 3 कितना मिलेगा बेटा, ये 4n प्लस 3 मिल जाएगा, ये माइनस आई। तो ये समझने की बात है, मल्टीपल ऑफ 4 पावर है, और इससे ज़्यादा वैल्यूज हमें लिखनी थी, रूट-1 आपको आयोटा होता ही है, आप समझते हैं रूट-1 इज आयोटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैल्यूज़ यहीं तक ही जाके रह जाएंगी जब आई की पावर कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अच्छा जी, अब आते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट एंड, और आप कह लीजिए एंड कह लीजिए, एंड एम्पलीट्यूड क्या चीज़ें हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यूज होती है वही एम्पलीट्यूड होता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये बता देता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, अगर कोई भी आपका यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पर है तो दैट इज आर्ग्यूमेंट, थीटा इज आर्ग्यूमेंट। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच के यहाँ पे तो दैट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, मतलब पाई से ग्रेटर भी जा सकता है।
आर्ग्यूमेंट, ये भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट। अब कहानी है कि सर ये प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज का मीनिंग होता है जो एंगल आप मेज़र करते हैं या तो 0 से पाई इस तरीके से, या फिर मेज़र करते हैं एंगल -π से 0, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी, जो वो आर्ग्यूमेंट जो थीटा था जो -π से लेके +π तक होगा, ठीक है। तो वो आपका थीटा उस वक्त हम प्रिंसिपल जब बनाएंगे तो हम उस थीटा को -π से π के बीच बोलेंगे। यानी कि मैं इस एंगल को अगर आपसे कहता हूँ कि ये सर 120 डिग्री है, तो इस केस में चाहे आर्गूमेंट ऑफ जेड बोलें 120 यानी कि 2π/3, या मैं इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलूँ, दोनों ही चलेगा, या नहीं बेटा? अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 + 30 यानी कितना हो गया? 180 + 30 यानी कि 210 हो गया ना, 210 हो गया ना, π + π/6। तो मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो मैं बोल सकता हूँ कितना? π + π/6 यानी कि 5π/6। लेकिन मैं प्रिंसिपल वैल्यू अगर बोलूँगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलूँगा, तो मुझे मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। मुझे यहाँ से यहाँ π से आगे निकलना ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे मेज़र करूँगा कि सर ऐसे मेज़र करो, है ना। तो इससे आइडिया हो जाएगा बहुत बड़ी। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 180 है। तो ये हमें ऐसे ही मेज़र करना है, किस में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 होता, तो इसके आगे माइनस लगा के 180 - 30 कर दीजिए, ये नहीं 180 - 30 हो गया भाई। मेज़र तो ऐसे, क्योंकि ये एंगल तो बचेगा 180 - 30, माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको क्लॉकवाइज मेज़र कर रहा हूँ। तो ये हो गया -5π/6, ठीक है जी। ये π + π/6 था, है ना, ठीक है। इसको देखो जैसे 7π/6 बना, ये 7π/6 बना। मैं ये तो देखा था, मैंने दोनों में 5 कैसे आ गया? मैंने कहा ये कोई नई चीज़ निकली है क्या? तो ये 7π/6 और ये -5π/6 हो गया। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि सर एक तरह से इस एंगल को 30 सोच लेते हैं, हमें तो एक एग्जाम्पल की बात करनी, समझाना है आपको, और आपने समझ जाएंगे 2 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करूँ, तो बेटा क्या बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड? 360 - 30 यानी कि 2π - π/6 यानी कि कितना? 6 दूनी 12 - 1 11π/6। लेकिन अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करूं कि सर ये तो आपको वैसे ही मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि π से आगे नहीं जा सकते, तो आपको ऐसे मेज़र करना पड़ेगा। तो 30 तो है, बट हम इसे कैसे ले रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? -π/6। तो आई थिंक आपको आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यूज में फ़र्क पता पड़ गया होगा। और ये याद रखो कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक नंबर है z = समझना ज़रा -2 + 0i, तो ये एक प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि इसका इमेजरी पार्ट क्या है? 0। लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। यानी कि इससे पता पड़ा कि जो -2 केवल लिखा अगर होता कहीं पे, तो -2 तो एक रियल नंबर भी है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है रियल नंबर भी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स तो सारे ही आएंगे, क्योंकि जब i का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा, यानी कि वो प्योरली रियल हो जाएगा, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है रियल नंबर, ठीक है। जो रियल नंबर है वो क्या है? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और रियल नंबर आप जानते हैं, तो मुझे उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 9th-10th क्लास से पढ़ रहे होते हैं। तो सबसेट है रियल नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता कि ये नंबर मेरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, अगर ये -2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कितना है? वो सॉरी आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को पाई भी बोल सकता हूँ, या नहीं। लेकिन मैं अगर इसमें कहूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बताओ, तो एम्पलीट्यूड जेड कितना बनेगा? बताओ कितना रोटेशन हुआ? एम्पलीट्यूड में तो ये ऐसे लेंगे तो पाई ही लेना पड़ेगा। तो कहीं जगह एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट भी सेम होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ पे भी। यहाँ पाई रहेगा, क्या रहेगा बेटा बताओ? हाँ, -π मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा ना बेटा, आप देखते ही नहीं हो, ये पाई ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ z = 4i, तो आप बताइए इसका आर्ग्यूमेंट कितना बनेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z
रोटेशन कितना बना कि जी π/2 है ना, π/2 4i है ना बेटा, 0 इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा ना, 0,4 मिलेगा ना कोऑर्डिनेट, तो आर्गुमेंट भी जेड इसका इतना ही और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी इतना है। देखो हमें इतना आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड पे नहीं जाना, हम आर्गुमेंट से भी काम चला लेंगे, एम्पलीट्यूड से भी, अब तो हमें सब पता पड़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ z इक्वल टू -7 आई है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है बेटा, -7 यहाँ पर है। तो एक बच्चा तो इसको ऐसे मेजर करेगा तो इससे वो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बोलेगा बेटा, बोलो 3π/2। लेकिन जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या बोलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना बोलेगा, केवल -π/2 चल जाएगा। ठीक है, ऐसे मेजर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड को -π/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को 3π/2 का गलत है क्योंकि वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है। तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखते हो तो मुझे डरना ही नहीं है, कुछ भी लिखो आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो मुझे उस तक पहुंचना है, चाहे क्लॉकवाइज पहुंचूँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज पहुंचूँ, मुझे पहुंचना उस तक, प्रिंसिपल वैल्यूज में मुझे सोचना पड़ेगा। तो या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखते हो तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि z इक्वल टू अगर 1+i है, सुनना जरा, अगर मैं कहूँ z इक्वल टू और भी अलग ले लो, √3 + 3i है, तो मैं अगर इससे आपसे पूछूँ कि इसका, या इसे माइनस भी लो एक मिनट के लिए, तो 3 और √3 और -√3, तो आप बताइए इसका रोटेशन जो एंगल बना वो बना यहाँ पे √3 रियल लाइन पे चले, इमेजिनरी लाइन पे -√3 चले, तो आपका एंगल कितना है, ये अगर एंगल की बात करूँ तो tan थीटा कितना बनेगा बेटा। अब बच्चा क्या करता है, -3/√3 लिखने लगता है, ठीक है उसकी गलती नहीं, मैं कहता हूँ यार तू थीटा निकाल, डायरेक्शन वायरेक्शन या कितना आगे चला, मैं उसको बाद में दे दूंगा, इसलिए मैंने दोनों पर मॉडल्स लगाया ताकि आप कन्फ्यूजन में ना आए। तो tan थीटा कितना आ गया बेटा, √3, यानी थीटा मेरा आ गया π/3, कि ये π/3 तो है, लेकिन जब आर्गुमेंट की बात करेंगे तो मैं इसको आर्गुमेंट कितना लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड कि सर पहले एम्पलीट्यूड लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या लिख सकता हूँ बेटा कि -π/3 लिखिए सर, -π/3 लिखिए सर। लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करूँ कि सर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड, अगर मैं आर्गुमेंट और कुछ भी चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ कि सर फिर तो आर्गुमेंट लिखने के लिए तो आप बिल्कुल फ्री है, कुछ भी लिखो, आप कुछ भी लिखो, आप जब -π/3 लिखो, आप इसमें 2π और जोड़ दो, आप इसमें 2π और जोड़ दो, क्या गलत है भाई, आप इसमें -2π और सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2π होना चाहिए, 4π हो, 6π हो, 8π हो, 40π + π/3 लिखूँ, गलत है क्या, मैं वहीं पहुँचूँ ना। लेकिन पाई ऐड मत कर देना, अगर आपने इसे पाई ऐड करा तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आर्गुमेंट बदल जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन 2π ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे कि सर फिर से वहीं पहुँचेंगे, और ये 2π सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि आप कैसे घूमे, नहीं ऐड हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -2π हो जाएगा उसके साथ ऐड। आपकी समझ में आ गई बात या नहीं। तो ये सभी के सभी इसके आर्गुमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 45 भी लिखा है, लेकिन इवन मल्टीपल ऑफ 2π यूज़ करेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यूज़ करेंगे ताकि आप दोबारा से उसी राउंड पर आ जाए। तो इससे न्यूमेरिकल वैल्यू कोई अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन आर्गुमेंट जैसे एम्पलीट्यूड बोला था तो उसका तरीका वो है, और आर्गुमेंट तो आप कुछ भी बोलें, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, जैसे आप ये कहते हैं कि z इक्वल टू 2 और 3 cos π/6 प्लस i sin π/6 लिखा है, तो ये आप थोड़ा बहुत समझते होंगे, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, अब एक चीज़ मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको नोट करो उसके बाद बताता हूँ बेटा इसको, है ना, इसका मीनिंग थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। तो इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यूज जो बनती है क्या होता है, जो आपका रियल एक्सिस से रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है हम उसको आर्गुमेंट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, हम क्या बताने वाले थे बेटा आपको, हम आपको बताने वाले थे जिस तरीके से z इक्वल टू a + ib होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप रियल एक्सिस ये रहा बेटा, आपका इमेजिनरी एक्सिस ये रहा, तो यहाँ पर आप ये देखिए अगर a ट्रैवल रियल एक्सिस पे किया, b इमेजिनरी एक्सिस पे किया, तो ये आपको यहाँ पे z fx मिल गया, और इसको o a
भी बोल सकते हैं या ओ ए को जेड वेक्टर पूरा बोला जा सकता है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, अब अगर ये इसका यहाँ से थीटा एंगल था तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये मॉड जेड ही है, तो आपके अकॉर्डिंग मॉड जेड एक डिस्टेंस है, लेंथ है, पॉजिटिव है, तो ये मॉड जेड कॉस थीटा बनेगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या बनेगा मॉड जेड साइन थीटा, और शायद ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई मॉड जेड साइन थीटा, तो बेटा मॉड जेड कॉमन आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज जेड। ठीक है जी, तो इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म बेटा पोलर फॉर्म। और देखो पोलर फॉर्म में एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि थीटा को हम कौन सी वैल्यू लेते हैं हमेशा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, ये जो थीटा यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की तरह, अगर पोलर फॉर्म कहे। अगर वो पोलर ना कहे तो आप थीटा को, अगर वो पोलर ना कहे तो आप थीटा को आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं। अगर पोलर फॉर्म नहीं है, नॉट ए पोलर फॉर्म, तो इन जनरल आप थीटा को आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है, आर्ग्यूमेंट जेड भी ले सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन अगर पोलर फॉर्म की बात होगी तो फिर तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब माइनस जो थीटा होगा फिर तो माइनस पाई एक्सक्लूडिंग टू पाई इंक्लूडिंग ही होगा। बात समझ में आती है नहीं? तो और दूसरी को बात बताते, हम जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू बेटा ई की पावर आई थीटा ही बनती है। तो आप जो है कॉस थीटा और साइन थीटा का एक्सपेंशन जानते हैं और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन भी जानते हैं, तो उन दोनों को जब मर्ज करते हैं रिजल्ट ये बन जाता है। तो हम इसलिए इसको ई की पावर आई थीटा ही बोलते हैं। तो और इसको हम पोलर फॉर्म लिखते हैं, मॉड जेड ना लिख के कुछ स्पेशल नाम आर भी लिख देते हैं। तो जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है, तो इसका मतलब आर ई की पावर आई थीटा भी है। तो इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं, यूलर फॉर्म, ई साइलेंट होता है बेटा। तो ये बहुत काम आती हैं दोनों ही फॉर्म। यूलर फॉर्म बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और बहुत यूज कैलकुलेशन को आसान कर देता है। तो यहाँ पे आपको यूलर फॉर्म बता दिया गया, पोलर फॉर्म बता दिया गया। पोलर फॉर्म में कैसे एंगल कंसीडर करना है ये भी आपको पता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जब पोलर फॉर्म की बात कर रहा होता है। देखो आप एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं -3 और -1 माइनस √3 है, ये क्वेश्चन लिया हमने ना कि जिसकी पोलर फॉर्म बताएं, तो सबसे पहले तो ये देखो ये कहाँ जाता है कि सर ये तो देखा जाए तो ये जाता है यहाँ पे -1 और -√3। तो मैंने कहा था अगर केवल एंगल ही निकालने की बात है, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि वो एम्पलीट्यूड है आर्ग्यूमेंट है, तो एंगल तो शायद tan थीटा b/a से निकल जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? अरे इन जनरल भी देखे हैं तो tan थीटा क्या बनेगा बताइए, b/a नहीं बनेगा। और इसका थीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, tan इनवर्स बनेगा, है ना उस वक्त, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी दिखा सकता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है आपका, ये थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा ही तो बन रहा है, वो क्या बन रहा है। तो अगर मैं tan थीटा निकाल रहा हूँ तो मैं √3/1 लिखूँ तो √3 आ जाएगा। तो बच्चों तो मैं यहाँ मॉडल्स लगाया था ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए, पर इत्तेफाक से यहाँ तो माइनस से माइनस कट गया था, तो मैं हमेशा मॉडल्स लगा के निकालता हूँ, क्योंकि तो एंगल से मतलब है, एंगल तो यही बनने वाला 60 डिग्री यानी π/3। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सर आप इसको पोलर फॉर्म में ही लिखें स्पेशली, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, z इक्वल टू, आप सोचें कि इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो मॉड जेड तो √a² + b² था बेटा, सही कह रहा हूँ ना। कितना मिल जाएगा ये आपको, 2, ये बैठेगा 2। तो सर 2 और यहाँ देखो पोलर फॉर्म कॉस थीटा कितना मिला। अब थीटा के लिए सोचना पड़ेगा कि सर ये π/3 है, लेकिन जब हम मेजर करेंगे एम्पलीट्यूड की तरह की, वहाँ तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखी जाती है, तो सर आपको कैसे करना पड़ेगा, नेगेटिव मेजर करना पड़ेगा। और है ही एंगल कितना कि सर π/3 के माइनस लगा दो इसके आगे, माइनस ऑफ π-π/3 और प्लस आई साइन माइनस ऑफ π-π/3। तो ये कहानी बेटा इसकी एग्जैक्टली पोलर फॉर्म क्या आ गई, यानी कॉस कितना बन गया बोलो, -2π/3। और मेरे हिसाब से आप माइनस को अभी हटाएंगे नहीं, क्योंकि उसने पोलर फॉर्म पूछी है, ना कि एक इस माइनस को कंज्यूम कर ले उसको माइनस को बाहर रखते। पोलर फॉर्म तो यही है, दैट इज पोलर फॉर्म।
लेकिन कोई कहे कि सर मैं तो कुछ और भी लिख सकता हूँ इसको। हाँ, तुम लिखना चाहो तो पोलर फॉर्म नहीं देना चाह रहे, अरे हम की शादी में गए कि जी कोट पैंट टाई और ये सब पहन के जाना है, तो सजने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर मैं घर में हूँ या किसी ऑफिस जाऊँ पैंट शर्ट भी कैजुअली पहन के आ सकता हूँ। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये 2π/3 की जगह -2π/3 की जगह पाई प्लस π/3 लिखूँ, तो आर्गूमेंट लिख रहा हूँ मैं। नहीं समझे, नहीं समझे, पाई प्लस π/3 कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कह दी मैं तो इसके अंदर 2π और जोड़ूंगा, ये पाई प्लस π/3 तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हुआ है, बात समझ रहे हैं। अब कोई जी मैं तो इसमें 2π और जोड़ूंगा, कि जोड़ ले, कितना बन जाएगा cos 3π प्लस π/3। मैं तो कह रहा हूँ मैं 2π और सब्ट्रैक्ट करूँगा, नहीं समझे, तो वैल्यू थोड़ा लगा जाएगी। अगर थोड़ी सी भी आप समझदार हैं तो इसके कॉस की जो वैल्यू मिलेगी इसके कॉस की वही वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कितना ऐड किया, 2π किया था ना, है ना। अच्छा, तो -2π/3 को खोला केवल, अच्छा केवल पाई प्लस π/3 तो एक्चुअल लिखा था, मतलब आर्गुमेंट जो बना। अब मैं इसमें अगर 2π ऐड करता हूँ या 40π ऐड करता हूँ इवन मल्टीपाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो मैंने एक्चुअल आर्गुमेंट के हिसाब से लिख दिया, एकदम देख के कि भाई इसके फिगर में क्या आ रहा है कि पाई प्लस π/3 आगू मिल लिया। तो हम एंगल से सही पहुँचे, 2π जोड़ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में हमें यही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में आप पोलर फॉर्म में निकालना सीख गए, उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप थीटा कौन सा लें, कैसा भी, चाहे वो आर्गुमेंट की फॉर्म में हो तो आर्गुमेंट की फॉर्म में रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रब कर दें बेटा इसको, करो करो, नोट करो जल्दी से। फिर देखिए जो मैंने अभी आपको यूलर फॉर्म बताया था, तो उसमें जेड को क्या लिखते थे बेटा, r e⁻i⁻θ। ठीक है, यही है। r क्या है, उस जेड एफ की ओरिजिन से दूरी, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो ये भी ध्यान रखना बेटा कि r क्या आपका ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा क्या है बेटा आपका, थीटा क्या है, एनी रियल नंबर। कभी ये भी आयोटा में लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, बहुत जल्दी ना करें किसी काम को करने में, पता पड़ा थीटा रियल देने का। अब जैसे मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ कि 2+3 या अल्फा = लिखा है 3 या लैम्डा प्लस 2j 2i, ठीक है, ये लिखा है। अब बच्चे से क्या पूछा है कि भाई यहाँ 2 बदल 3 लिख लो, कि भाई इसका अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, तो बच्चा कहेगा अल्फ़ा की वैल्यू 3 है। अरे मुझे पता है अल्फ़ा रियल नंबर है, अगर अल्फ़ा रियल नंबर है तो उसकी वैल्यू 3 है, अगर लैम्डा रियल है तो उसकी वैल्यू 3 है, और अगर वो भी इमेजिनरी हो, मान लो इसी अल्फ़ा की वैल्यू 1 + i है, तो पहले मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ रहे ना। तो ये हो जाएगा i, एक तो i बच जाएगा, और ये i² -1 हो जाएगा +1। अब ये कंपेयर होगा, अब उसे लैम्डा रियल दे रखा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, बहुत जल्दी नहीं करना काम को, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि रियल नंबर से रियल नंबर कंपेयर होगा, इमेजिन से इमेजिन होगा, लेकिन वो जो रियल और इमेजिन उसके नंबर कंपेयर होंगे वो शुड भी रियल, वो सारे रियल होने चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था कि कुछ ऐसी ही देख लें, बहुत छोटी छोटी सी, कि जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए कि अगर हम अलजेब्रा की बात करें इसके, या रोटेशन में, थोड़ा रोटेशन में और बताऊं, मतलब जो रोटेशन ही एंगल्स आर्ग्यूमेंट में समझ में आ गया है, नहीं आ गया बेटा, एंगल निकाल लोगे ना।